Good evening, everyone. In the beginning of this chapter, or in the introduction part itself, we had come across that in electrochemistry, it will be dealing with the conversion of free energy released during the chemical reactions into electrical energy, and also the use of electrical energy for carrying out non-spontaneous reactions. तो हमारा पहला पार्ट तो ओवर हो गया. फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या देखा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाज डिस्कसिंग कन्वर्जन ऑफ free energy released in spontaneous redox processes into electrical energy. Now we are moving on to another type of the cell, which is electrolytic cell. So we will be discussing electrolytic cell and the process of electrolysis. We will also talk about the laws which gives qualitative aspects of electrolysis. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दो लॉ डिस्कस होंगे आज. सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए. क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल? वी नो वेरी वेल दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टेन सॉल्यूशंस और द एक्वस सॉल्यूशंस, व्हाट हैपेंस? सम रिएक्शंस टेक प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स, है ना. इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसमें केमिकल चेंज देखने को मिलता है, डिकम्पोजेस, एंड द प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ओवर द इलेक्ट्रोड्स. सो दिस व्हाट हैपेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको याद दिलाता हूं. याद कीजिए, आपने अपने लोअर ग्रेड्स में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस पढ़ी है. याद आ रहा है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस. और वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस आपने कॉपर मेटल के रिस्पेक्ट में पढ़ी है. कैसे पढ़ा है कॉपर मेटल के रिस्पेक्ट में? यू हैव रेड दैट द इम्प्योर मेटल और द इम्प्योर कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू बार and it is connected with positive terminal of the battery. It is made anode. Whereas the pure copper strip that is connected with cathode and made नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके उसे क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं. इसका एक छोटा सा शॉर्ट डायग्राम मैं बता रहा हूं. कुछ ऐसा आपने पढ़ा था. इलेक्ट्रोलिटिक सेल, in this electrolytic cell we have impure copper which is converted into a bar and it is connected with positive terminal of the battery. एंड इसी कॉपर मेटल का एक प्योर स्ट्रिप यहां पे हम यूज करते हैं एज कैथोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. दिस इज impure copper and this is pure copper. Here the electrolyte chosen is the salt solution of the same metal. जैसे अगर कॉपर सल्फेट के लिए हम कॉपर मेटल के लिए ये कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोलाइट क्या चूज करेंगे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. Then on passing electric current through it, what we observe that the copper from this impure sample get dissolved at anode. तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे दिस कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीडाइज होके ये क्या देता है? क्यूप्रिक आयन एंड इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट. द इलेक्ट्रॉन विच इज लॉस्ट विल मूव ऑन द अदर साइड, कैथोड की तरफ चला जाएगा, राइट? एंड दिस क्यूप्रिक आयन विल बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. इसलिए मैंने कहा दैट at anode copper gets dissolved into the solution. एनोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? कॉपर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता जा रहा है.
और ये क्यूप्रिक आयन जो यहाँ सॉल्यूशन में मिल रहा है, यही क्यूप्रिक आयन देन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, और कैथोड पे दिस क्यूप्रिक आयन receives the 2 electron which was lost by copper at anode and gets deposited at copper. तो ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो और अभी तक याद भी हो, बहुत सिंपल सा टॉपिक था. So one of the application of electrolysis is very bold from this itself, that electrolysis process is used in the refining processes. इसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस इज ऑल्सो यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. जैसे आपने पढ़ा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस. याद आया? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन इनके ओर से इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस से होती है, जिसमें सोडियम और मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन होता है इनके हलाइड्स से. सोडियम एंड मैग्नीशियम आर extracted by electrolytic reduction of their halides. Sodium and magnesium metal, they are extracted by electrolytic reduction of their halides. जैसे सोडियम के लिए हम रॉक सॉल्ट यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड. मैग्नीशियम की एक्सट्रैक्शन मैग्नीशियम क्लोराइड से की जाती है, जबकि एल्यूमिनियम मेटल की एक्सट्रैक्शन जो है इट इज डन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड. एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड by electrolytic reduction of its oxide in presence of cryolite. एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से की जाती है. एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट. बॉक्साइट से ही प्रोसेस करके प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन किया जाता है, और दैट एल्यूमिना मींस एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपॉन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन गिव्स एल्यूमिनियम मेटल एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड. ऑल्सो दिस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट. तो क्रायोलाइट जो यहाँ यूज होता है, इसके दो यूजेस हैं, एक्चुअली दो पर्पस है क्रायोलाइट का. पहला है lowers melting point of ore, और दूसरा increases conductivity. जो मोल्टेन फॉर्म बनेगा, जो मोल्टेन मास बनेगा, उस मोल्टेन मास की कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देगा. मोल्टेन मास मतलब एल्यूमिना जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, क्रायोलाइट भी सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन इसके एडिशन के बाद क्या होगा, क्रायोलाइट के एडिशन के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी, लोअर हो जाएगी. क्रायोलाइट का फॉर्मूला है Na3Al(F6). हाँ, एल्यूमिनियम का जो ओर है, एल्यूमिनियम का जो ओर है वो है दिस Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम एल्यूमिना भी कहते हैं, और कमर्शियली इसको बॉक्साइट भी कहा जाता है.
ऐसे बॉक्साइट के एक्चुअल फॉर्मूला में Al2O3 के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है. इट इज Al2O3.2H2O. और ये हुआ क्रायोलाइट. इसके एक्सट्रैक्शन, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के वक्त इसमें पर्पसली डाला जाता है ताकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाए, कम हो जाए और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए. कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगा? तो आप देखो, इससे भी आयंस मिलेंगे और इससे भी आयंस मिलेंगे. नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट? है ना? Clear? Fine. So these processes you have already read in your junior classes. आप अपने लोअर ग्रेड्स में ये ऑलरेडी पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रोलिटिक फिनोमेनन. इसके अलावा आपने इलेक्ट्रोलिटिक प्लेटिंग के बारे में भी पढ़ा है. You know very well that the electrolysis phenomenon is used in electroplating also. Electroplating क्या होता है? So over an inferior metal, the superior metal is coated with the phenomenon of electrolysis. जैसे गोल्ड प्लेटिंग की जाती है, हम कहते हैं ना सोने का पानी चढ़ाना, that is electroplating. जैसे क्रोम प्लेटिंग किया जाता है. आप देखो आज के डेट में जो है लोग अपने वॉशरूम्स को भी जो है ना बहुत ही ज्यादा चमकाते हैं, जिसमें वो क्रोम प्लेटेड टैप्स एंड ऑल एवरीथिंग यूज करते हैं. बहुत अच्छे अच्छे एक्ट्रेस लोग, अच्छे अच्छे एक्टर्स लोग वॉशरूम के टैप्स एंड एवरीथिंग का जो है एडवर्टीजमेंट भी करते हैं. यस, साइकिल में भी जो है कई गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस भी होती है, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ओनली, है ना? चलिए, जिंक की कोटिंग की जाती है गैल्वेनाइजेशन में आयरन इज कोटेड विथ जिंक. ओके, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस फेनोमेनन या इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपके लिए कुछ नया नहीं था. ये जो मैंने इतनी बातें बताई आपको, ये सारा आपको रिकॉल कराने के लिए बताया. क्या क्या याद रखोगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल से रिलेटेड? दैट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट. With the use of electric current, some chemical reactions are carried out. And the example of this is, as we see in the case of electrolytic refining of copper, as we see in the extraction of all these metals. इसके extraction related भी मैंने आपको recall करा दिया. Sodium and magnesium are extracted from halides by electrolytic reduction process. Aluminium is extracted from bauxite or alumina again by electrolytic reduction process. Aluminium की extraction जब electrolytic reduction process से की जाए, इसको Hall-Héroult process कहा जाता है. That is called Hall-Héroult process. ठीक है, ये जो मैंने बताया ना, aluminium extracted by electrolytic reduction of its oxide in presence of cryolite, इस process को हॉल-हेरोल्ट प्रोसेस कहते हैं. पहले ये सिलेबस में था, लेकिन अभी ये चैप्टर आपका रिमूव हो गया. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी वाला चैप्टर था. ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेनन को सबसे पहले डेप्थ में स्टडी करने वाले थे माइकल फैराडे. माइकल फैराडे स्टडीड द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ लॉट ऑफ molten solutions or aqueous solutions, and based on all his finding he formulated some laws जिसको हम कहते हैं Faraday's law of electrolysis. It is popular as Faraday's law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. पहले आपको ये समझना जरूरी है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में ये क्यों दिया गया. व्हाट इज द पर्पस ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? द पर्पस इज दैट इट गिव्स द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. मींस कहीं भी इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेनन जब होती है तो उस इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेनन में या उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के इलेक्ट्रोड्स पे what amount of chemical reaction will be taking place.
what mass of substances will be deposited, what mass of substances will dissolve, or what mass of substances will evolve as gas over the electrodes, that can be known from this law. दो लॉ है इसमें, फराडेज फर्स्ट लॉ एंड फराडेज सेकेंड लॉ. सो पहले हम फराडेज फर्स्ट लॉ का डिस्कशन करते हैं. फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत सिंपल है. फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सेज दैट the amount of chemical reaction taking place at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through it. क्या कहता है ये? Amount of chemical reaction taking place at the electrodes or amount of chemical reaction taking place in an electrolytic cell is directly proportional to क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट. किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो भी अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, मींस उसमें जो भी अमाउंट मास का डिपॉजिट होगा या डिसॉल्व होगा या फिर इवॉल्व होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपने उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल से क्या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की. ठीक है. The amount of chemical reaction taking place in an electrochemical cell not electrochemical, electrolytic cell is directly proportional to quantity of electricity passed through it. सिंपल स्टेटमेंट है. द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट. सिंपल है ना. इसको देखो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज मैथमेटिकली रिटन एज, यहां लिख रहा हूं मैं, चलेगा ना, m proportional to q. इट इज m proportional to q, जिसमें m क्या होगा? अमाउंट ऑफ और मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, डिसॉल्व्ड और इवॉल्व्ड एज गैस. और q क्या होगा? q इज द टोटल चार्ज पास्ड. उसी को हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो ये आता है m इज इक्वल टू जेड क्यू, where Z is equal to electrochemical equivalent and Q is equal to total charge passed. Z क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और Q क्या होगा? टोटल चार्ज पास्ड. फर्दर Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500. Z क्या होगा? E अपॉन 96500. इसमें E क्या है? वेयर E is equivalent mass
E क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। एंड Q इज इक्वल टू IT। आई थिंक ये तो फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, लोअर ग्रेड में ही पढ़ा हुआ है। Q इज इक्वल टू IT। आपको क्या करना है, ये दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके मुझे बताना है कि क्या आएगा। व्हाट यू विल बी गेटिंग, M इज इक्वल टू E IT अपॉन 96500, EIT अपॉन 96500, है ना सिंपल, EIT अपॉन 96500, easy। So this is the mathematical form of Faraday's first law of electrolysis। Faraday's ये वाले में, फर्स्ट वाले में, ये तो रहा Z, Z की जगह पे E अपॉन 96500 और Q की जगह पे IT, ठीक है। या फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के मैथमेटिकल फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ये और ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होगा। दिस विल बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम याद कीजिए, आपको जब मैं नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा रहा था उस टाइम भी और अभी भी हम ये जो वैल्यू यूज कर रहे हैं 96500, मैंने कहा था इट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया, फराडे को ये आखिर कैसे सूझा 96500, ये मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता है that amount of electricity which will be required for reduction processes over the electrode, that depends upon stoichiometry of electrodic reaction। किसी भी इलेक्ट्रोड प्रोसेस में क्या चार्ज टोटल रिक्वायर्ड होगा वो डिपेंड करता है उस इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री पे। कैसे, उसका एक एग्जांपल यहां देता हूं अलग से। लाइक सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन, और वो इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन कुछ ऐसा है, सिल्वर आयन ऑन रिडक्शन गिविंग सिल्वर मेटल, silver ion on reduction giving silver metal। Now from stoichiometry of this electrodic reaction, it is very clear that for obtaining 1 mole of silver or for the deposition of 1 mole of silver over cathode, what number of mole of electron is required? 1 mole, है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 mole electron required in depositing or deposition of 1 mole silver, right। अब देखो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, Na means Avogadro constant multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, यही होगा ना। Avogadro's constant is 6.022 into 10 to the power 23 and this is 1.6 into 10 to the power minus 19। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 96487 कूलम। एंड राउंड अप करके न्यूमेरिकल पर्पस के लिए व्हाट वैल्यू वी यूज, 96500 कूलम। तो अब समझ में आया कि ये 96500 कूलम कहां से आया, क्यों यूज करते हैं। इसी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फराडे के ऑनर में कांस्टेंट वैल्यू कहा गया एंड इट वाज डेजिग्नेटेड एज 1 फराडे। क्या कहा गया इसको, 1 फराडे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं बोलूं 1 फराडे चार्ज,
1 फराडे चार्ज का मतलब क्या होगा 96487 कूलम, और न्यूमेरिकल्स के लिए 96500 कूलम। सिंपल। The charge of 1 mole of electron was finalized as a constant value and it was called Faraday's constant। ठीक है, इसको फराडे कांस्टेंट कहा गया, या इस 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 फराडे कहा गया। तो 1 फराडे इज इक्वल टू 96487 कूलम और 96500 कूलम। फाइन, क्लियर है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, एक शॉर्ट में वापस थोड़ा रिकैप्चुलेट करता हूं। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मोल्टन मास और थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन, reactions occurs at the electrodes, this is called as electrolytic cell, है ना। जिस सेल में इलेक्ट्रिसिटी के यूज से इलेक्ट्रोड्स पे कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हो उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। एंड व्हाट phenomenon is involved in it? The phenomenon is electrolysis। सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया इन इलेक्ट्रोडिक प्रोसेस का विच इज इन्वॉल्व इन रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, जिसमें बताया कि हम यहाँ पे इम्प्योर कॉपर यूज करते हैं। कैथोड इज प्योर कॉपर स्ट्रिप एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द सेम मेटल। क्या होगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस, copper keeps on dissolving from this impure sample and the copper ion gets deposited over the cathode। मतलब पूरी की पूरी प्योर कॉपर यहाँ से डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में आएगी और सॉल्यूशन से इधर डिपॉजिट हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ इम्प्योरिटीज बच जाएगी जिसको हम एनोड मड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एनोड मड। तो इससे आपको याद आ गया होगा कि हाँ इलेक्ट्रोलिसिस फेनोमेनन क्या होता है। इसके आगे मैंने बताया कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में भी आपने इलेक्ट्रोलिसिस फेनोमेनन और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज पढ़ा है। इसके बाद फिर मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस फेनोमेनन से रिलेटेड इसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को पहली बार स्टडी करने वाले थे माइकल फैराडे, और अपने बहुत सारे रिसर्च, अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने 2 लॉज दिया था, जिसमें पहला लॉ यहाँ है, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल is directly proportional to quantity of electricity passed through it, and mathematically this is m proportional to q। proportional sign हटाएंगे तो ये z आया, proportionality constant which is electrochemical equivalent, q is total charge, z मैंने बताया कि electrochemical equivalent is equivalent weight or equivalent mass of that particular metal or that substance divided by 96500, और Q क्या होता है? IT फ्रॉम फिजिक्स। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की तो ये फॉर्मूला मिल गया, जिसे हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन। ठीक है, और इसके आगे फिर आपको बताया मैंने अबाउट दिस वैल्यू 96500 या 96487 कैसे आता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा मैंने आपको इलेक्ट्रोडिक प्रोसेस बताया और ये इंट्रोड्यूस किया दैट द अमाउंट ऑफ electricity required here or the number of mole of electrons required here for reduction is known from stoichiometric coefficient or from the stoichiometry of this electrodic reaction। जैसे stoichiometry में आपको साफ दिख रहा है कि 1 mole electron is required और 1 mole electron का चार्ज कितना आया? 96487 कूलम। उसी को राउंड अप करके हम 96500 कूलम का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए ये कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड लॉ। Let's discuss Faraday's second law now। Faraday's second law actually talks about the situation where more than one electrolytic cell is connected in series। जब हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? द सेम अमाउंट ऑफ
electricity will be passing through them. जो भी quantity of electricity उनके through pass होगा, that will be same. Series में you know very well current is same. So as current is same, the quantity of electricity will also remain same. तो फराडे ने ये स्टडी किया कि when two or more electrolytic cells are connected in series, then the amount of chemical reaction or the mass which is deposited over the electrodes on passing same amount of electricity is directly proportional to their electrochemical equivalents. क्या पता किया? It is directly proportional to not electrochemical, only chemical equivalents. ठीक है? बताता हूँ. The amount of chemical reactions taking place at different electrodes on passing same amount of electricity अमाउंट की जगह यहाँ क्वांटिटी यूज कीजिए बाय पासिंग सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल is proportional to their chemical equivalents. The amount of chemical reactions taking place at different electrodes on passing same quantity of electricity through different electrolytic cells is proportional to their chemical equivalents. अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये chemical equivalent क्या है? तो chemical equivalent मैंने आपको काफी स्टार्टिंग में जब नॉर्मलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था ना, एकदम स्टार्टिंग में, तब बताया था मैंने कि chemical equivalent is also we call it एटॉमिक मास और मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर. तो यहाँ पे जो केमिकल इक्विवेलेंट्स की हम बात करेंगे वो किसी मेटल्स की यूज करेंगे, जो मोस्टली कौन इन्वॉल्व होते हैं इन इलेक्ट्रोलिक रिएक्शन में, मेटल का डिपोजिशन होता है. तो ये केमिकल इक्विवेलेंट्स क्या होगा? केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, दिस इज इक्वल टू atomic mass of metal divided by number of electrons required for reduction of its ion. ठीक है. केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ दैट मेटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कैटायन ऑफ दैट मेटल. जैसे सपोज सोडियम, तो सोडियम कैटायन के रिडक्शन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड. तो सोडियम का केमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा? द केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम इज सेम एज इट्स एटॉमिक मास 23 है ना, वही हमें यूज करना है. अब सपोज कि दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा. सपोज दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं और उन दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड पे हो रहे रिएक्शन, जहां पे डिपोजिशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है और डिपोजिशन ऑफ मेटल कैथोड पे ही होता है. तो सपोज उसमें से फर्स्ट वाले
इलेक्ट्रोलिटिक सेल में W1 अमाउंट ऑफ द amount of metal or substance is getting deposited. So this W1 will be proportional to E1 where E is chemical equivalent and जो दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा उसमें सपोज W2 which is proportional to E2. So in this case in numerical question you will get the ratio W1 upon W2 is equal to E1 upon E2. And this is very useful in solving the question. खास करके जेई में एंड नीट में इस पर्टिकुलर सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया आता है. ठीक है, क्या कहा मैंने, पता चला? दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिडर करना है जिनमें इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेनन हो रही है और सपोज दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग. इलेक्ट्रोलिटिक सेल 1 में कैथोड पे जो डिपोजिशन हो रहा है that mass is W1. So in that case W1 will be proportional to chemical equivalent of the metal deposited there. उसको मैंने E1 नाम दे दिया, तो W1 is proportional to E1, W2 is proportional to E2 सेकेंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए. इनका रेशियो लोगे तो you will get W1 upon W2. Amount of substance deposited on cathode of first electrolytic cell. E1 is chemical equivalent of substance which is deposited on cathode of first electrolytic cell. इसी तरह W2 is mass of substance deposited on cathode of second electrolytic cell and E2 is chemical equivalent of substance which is deposited on cathode of second electrolytic cell. ठीक है, चलिए अब आता है टू चेक लर्निंग आउटकम्स. क्या समझे आप? टेल मी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फराडे रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ दीज. मैग्नीशियम आयन के रिडक्शन के लिए टेल मी व्हाट फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड. सेम वे एल्यूमिनियम के लिए भी बताइए कि व्हाट फराडे or what quantity of electricity is required in terms of Faraday for reduction of aluminium ion. मैग्नीशियम आयन के रिडक्शन के लिए आपको बताना है कि what Faraday of electricity or what quantity of electricity in terms of Faraday will be required for reduction of this into this. बोलो. अच्छा 96500 तो 1 फराडे होता है ना, मैं तो फराडे में ही पूछ रहा हूं ना. 2 फराडे, 2 फराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन हियर और यहां पे 3 फराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड है ना. इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज काम करने वाला है इसी कॉन्सेप्ट पे. ठीक है, चलिए अब मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यही समझा देता हूं इसी राउंड में. सिंपल ही है, कुछ है नहीं उसमें एक्स्ट्रा. प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. याद रखिएगा द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स. ऐसे तो इट डिपेंड्स ऑन लॉट मेनी फैक्टर्स बट वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स. पहली फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इट डिपेंड्स ऑन पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. और किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे. ये याद रखिएगा कि यहां
ये जो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, ये इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं। एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। सनी पहले समझ लो फिर लिखना, मैं टाइम दे दूंगा। सनी, इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है? ये ऑन किया था ना आपने। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब है दैट द इलेक्ट्रोड which do not take part in the reaction, they only provide a surface for the reaction to take place। सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं कि उस सरफेस पे वो रिएक्शन हो, इलेक्ट्रॉन सिंक के लिए वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो कहीं भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करते खुद को। दे आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड। हाँ, जैसे प्लैटिनम इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है। आपने देखा था ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने यूज किया था प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और प्लैटिनम प्लैटिनाइज्ड विद प्लैटिनम ब्लैक, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम यूज किया था। कंडक्टिविटी सेल में भी यूज किया था। तो वो एक्चुअली प्लैटिनम इनर्ट होता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिस सरफेस पे इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन हो जाए। जबकि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है ना, वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। इट प्रोवाइड्स द सरफेस, सरफेस तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो धीरे धीरे खुद रिएक्ट भी होता रहता है। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के बारे में बताया। क्या है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। इस हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में हम जो एनोड का यूज करते हैं वो कार्बन से बना होता है। द एनोड इन हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इज फॉर्म्ड ऑफ कार्बन। और उसके इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन होता है। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट एनोड ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। So what happens? This oxygen reacts with the carbon electrode. कार्बन इलेक्ट्रोड के साथ जो है ऑक्सीजन गैस रिएक्ट होने लगेगा। मीन्स द इलेक्ट्रोड इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, और इसका नतीजा ये होता है कि इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में धीरे धीरे एनोड कंज्यूम होता जाता है। एक स्टेज ऐसा भी आता है जो एनोड फिनिश हो जाता है। एनोड के फिनिश होने पे फिर दूसरा एनोड वहां प्लेस किया जाता है। ठीक है, पक्का? चलो, तो ये समझ में आया आपको? किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे और इलेक्ट्रोड के नेचर पे। इलेक्ट्रोड का नेचर दो तरह का हो सकता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब विल नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन। थोड़ा शॉर्ट में इसके पास लिखते जाइएगा, यहां स्पेस नहीं इसलिए नहीं लिखा हूं। अब यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है इस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए। एक और फैक्टर है जिसपे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करता है, और वो होता है ऑन द रिडक्शन पोटेंशियल्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द इलेक्ट्रोडिक रिएक्शंस। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए यहां पे। इफ वी कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड and chlorine gas evolves at the anode। देखो कितना सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इस मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में हमारे पास दो ही आयन है, Na+ एंड Cl-।
है ना। तो देयर इज नो कंफ्यूजन, दो ही आयन है, ये पॉजिटिव आयन है तो ये कैथोड पे जाएगा और कैथोड पे इसका रिडक्शन हो जाएगा। ये नेगेटिव आयन है, ये एनोड की तरफ जाएगा, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये एनोड की तरफ जाएगा और एनोड पे जाके ये ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन गैस बन जाएगा। लेकिन यही अगर हम एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करें, एक्वस सोडियम क्लोराइड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं पहले वो समझिए। एक्वस सोडियम क्लोराइड में आपके पास कौन कौन से कैटायंस हैं? Na+ एंड कैटायन पूछा मैंने, ओनली Na+, इट इज एक्वस सॉल्यूशन, Na+ एंड H+, देयर आर टू कैटायंस Na+ एंड H+। तो चलिए हम दोनों की ना इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन लिखते हैं कि Na+ और H+ कैथोड पे जाके कैसा रिएक्शन कर सकता है। तो Na+ plus an electron giving sodium metal and H+ plus an electron giving hydrogen gas। प्रथम जरा मुझे इन दोनों का E0 वैल्यू बताओ तो। इसकी E0 है माइनस समथिंग 2.71 वोल्ट और इसकी E0 है 0.0 वोल्ट, ठीक है। और ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? कैथोड। ये पॉसिबिलिटी कहां बताया मैंने? कैथोड पे। यूज वॉट एवर मेथड यू वॉन्ट टू यूज, लेकिन ये चीज अपने माइंड में पूरा बैठा लीजिएगा कि एट कैथोड that particular reaction is favorable whose electrode potential is high। जिसकी E0 वैल्यू हाई होगी वही कैथोड पे फेवरेबल होगा। तो किसकी E0 वैल्यू हाई है ना। तो हम लिखेंगे, कहां लिखूं मैं? एट कैथोड reaction with higher E0 value is favorable। ठीक है। At anode reaction with higher E0 value is favorable। ठीक है। अब आपको ये समझना है कि ये जो H+ मिल रहा है, ये H+ कहां से मिल रहा है? सॉल्यूशन के किस पार्ट से? H2O है ना। तो यू विल बी राइटिंग दिस रिएक्शन लाइक दिस, H2O गिविंग H2O on reduction giving half H2 gas plus OH माइनस। ठीक है। कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड पे वाटर का रिडक्शन होगा और रिडक्शन से क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। इसी तरह एट एनोड, अब मैं यहां पे फेवरेबल रिएक्शंस एट एनोड लिख रहा हूं, फेवरेबल नहीं, पॉसिबल रिएक्शंस एट एनोड। तो एनोड पे एक पॉसिबिलिटी बनती है वाटर getting oxidized to oxygen gas an electron। इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। देखो इसके साथ और क्या मिलेगा? राइट हाँ, वो बैलेंस करने के लिए हम बाद में ये कर लेंगे, अभी तो ये बैलेंस्ड ही है ना। 2H+ लिख देता हूं, हो गया ना, चलेगा ना। अगर देखो इलेक्ट्रॉन अगर 4H+ करना है, मतलब उस तरह से बैलेंस करना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो चेंज। मैंने एक 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिखाया है, तो कीप इट लाइक दिस ओनली।
और दूसरी पॉसिबिलिटी है दैट Cl माइनस कैन गेट ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन गैस एन इलेक्ट्रॉन। मुझे जरा इसकी ई नॉट वैल्यू बताओ तो। 1.23 वोल्ट और इसकी ई नॉट वैल्यू 1.36 वोल्ट। अब ना एनोड पे इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए, एनोड पे इसका उल्टा होना चाहिए, मतलब एट एनोड रिएक्शन विथ लोअर ई नॉट वैल्यू इज फेवरेबल। ठीक है, एट एनोड reaction with lower E naught value is favorable। ठीक है, at anode reaction with lower E naught value is favorable। तो कौन सा रिएक्शन होना चाहिए बोलो? ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए ना, मतलब एक्वस सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं होता है, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप डेट एंड टाइम मेंशन कर लो, स्टैम्प पेपर पे मैं साइन करके दे दूंगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जो अभी मैं बता रहा हूं। although this particular reaction has a lower E naught value, still in the electrolysis of aqueous sodium chloride in place of oxygen chlorine gas evolves। ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता, ऑक्सीजन की जगह पे एनोड पे क्या इवॉल्व होता है, क्लोरीन गैस। और इसका रीजन है दिस इज बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे आप ये याद रखिएगा, बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन गैस evolves at anode during electrolysis of aqueous sodium chloride। ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्लोरीन गैस इवॉल्व्स एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब आप सोच रहे होंगे, थोड़ा एक बार तो माइंड में जरूर आया होगा कि व्हाट इज दिस ओवर पोटेंशियल। नहीं, ओवर पोटेंशियल का मतलब हुआ दैट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर ऑक्सीजन द डिफरेंस ऑफ द थ्योरेटिकल and experimental electrode potential value is very high। ऑक्सीजन के लिए थ्योरेटिकल ई नॉट और एक्सपेरिमेंटल ई नॉट का डिफरेंस बहुत ही हाई है, इसीलिए एक्चुअल में ये रिएक्शन ना होके ये होता है। ठीक है, याद रहेगा। अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है, आपको क्या दिया रहेगा, हो सकता है कि आपको ये दो इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन दिए गए और ई नॉट वैल्यू दिया हुआ हो, और ये पूछा जाए ए और बी करके स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर ए पूछा जाए विच गैस इवॉल्व्स एट एनोड, और नंबर बी में पूछा जाए दैट व्हाई इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लोअर ई नॉट ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व्ड। ठीक है, मतलब फ्रेमिंग वो डिपेंड करता है पेपर सेटर्स पे, वो कैसे सेट करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन में ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों की पॉसिबिलिटी है, बट ऑक्सीजन की इवोल्यूशन नहीं होती, क्लोरीन की इवोल्यूशन होती है, तो आपको आंसर में बस इतना ही लिखना है, दिस इज बिकॉज ऑफ
ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, बस इतना ही। और ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन क्या है उसकी क्लैरिटी अपने माइंड में रखिए। ओवर पोटेंशियल का मतलब हुआ that the difference between theoretical electric potential and the experimental electric potential is very high, because of which ऑक्सीजन के इवोल्यूशन की जगह पे क्लोरीन का इवोल्यूशन। ठीक है, मतलब यहां पे जो आपको वैल्यू दी हुई है ना, ये वैल्यू थियोरेटिकल वैल्यू, लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कुछ और है, डिफरेंस बहुत हाई है ना। नॉर्मल केसेस में मतलब ऑक्सीजन के अलावा और ज्यादातर केसेस में थ्योरेटिकल ई नॉट और एक्सपेरिमेंटल ई नॉट का डिफरेंस बहुत कम होता है, नियर अराउंड ये सेम होते हैं। हाँ, वो एक्सीड कर जाता है, काफी हाई होता है, जिसकी वजह से फिर लोअर ई नॉट वाला कौन सा होगा, क्लोरीन वाला, तो वो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको कितने फैक्टर्स बताए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बताया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड बताया, फिर आपको ओवर पोटेंशियल फैक्टर बताया, राइट। अब बता रहा हूं कंसंट्रेशन फैक्टर। तो कंसंट्रेशन फैक्टर के लिए आई नीड लिटिल स्पेस। एक काम करो, यू नोट इट डाउन, देन आई विल टेक अ, ये छोटा सा एक पार्ट इसमें इरेज करके वहां बता दूंगा, ठीक, जस्ट नोट इट डाउन। चलिए, आपसे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ फैक्टर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मोस्टली सारे फैक्टर्स बता चुका हूँ। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड बता दिया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बता दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में बता दिया, ओवर पोटेंशियल फैक्टर बता दिया। अब लास्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि इफ वी कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, देन वी हैव दिस रिएक्शन H2O gives O2 H plus and electron। अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2H2O यूज करो, यहाँ 4H plus हो जाएगा, और यहाँ पे 4 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या 2 ना, 4 और 2 कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 और 2। अरे इस इलेक्ट्रोडिक प्रोसेस में बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 4। एक्चुअली यहां से मिलता है O2 माइनस ऑक्साइड आयन, है ना, उससे O2 कन्वर्जन के लिए फिर ये होगा। और हाइड्रोक्साइड आयन के रिस्पेक्ट में भी देखोगे तो 4OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके फिर ये फॉर्म करते हैं। और अगर यही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के केस में सल्फेट आयन, this converts into peroxodisulfate ion and 2 electrons। देख रहे हो डिफरेंस, क्या डिफरेंस देखने को मिला। अच्छा, कैथोड पे तो क्लियर है, कैथोड पे दोनों ही केस में यू विल बी गेटिंग हाइड्रोजन गैस। एट कैथोड इन बोथ द केसेस यू विल बी गेटिंग हाइड्रोजन गैस। लेकिन एनोड पे आप देखिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के केस में आपको मिल रहा है ऑक्सीजन, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के केस में क्या मिल रहा है, पेरोक्सो डाइसल्फेट। इसको कहते हैं पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन। इसका मतलब ये हुआ सनी कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को अफेक्ट करता है। जब यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन था तब ऑक्सीजन मिला, और जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो पेरोक्सो डाइसल्फेट मिला, है ना, इजी।
याद रखिएगा सारे फैक्टर्स। चलिए अब फटाफट इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल, मतलब बोलते हैं ना छोटे छोटे क्यूट क्यूट से न्यूमेरिकल है ये, वेरी इजी सिंपल क्यूट क्यूट न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन देखिए, बाद में लिख लेना प्लीज। पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस। तो सबसे पहले तो ये आपको रिडक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए, 12th का सॉल्यूशन बता रहा हूं। MnO4 माइनस, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है और +7 से इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो Mn2 प्लस में, तो बोलो कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा? 5 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना? 5 मोल इलेक्ट्रॉन ना। अरे यहाँ पे चार्ज होता है +7, कैसे पता चलता है ये +7 चार्ज है? इसको सनी ये देखो, इसको x कंसिडर करेंगे, +4 इंटू ऑक्सीजन का होता है -2, और आप देखो टोटल ओवरऑल चार्ज क्या है -1, तो x विल गिव 4 इंटू -2 इज -8, इधर आएगा तो -1 + 8 मीन्स +7। ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की जाती है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज Mn। ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है ना, और पूरे आयन पे चार्ज क्या है? -1, ठीक है। अब आप ये देखिए कि +7 से +2 हो रहा है, तो इसमें 5 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना। हाँ, आपको क्या पूछा? हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा? चार्ज रिक्वायर्ड इज, बोलो 5 फराडे। इसको अगर कुलम में कन्वर्ट करना हो तो 5 इंटू 96500 कुलम, जो भी इसका प्रोडक्ट है डेट कुलम, है ना। आपके बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आए, ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ज्यादातर पूछा जा रहा है अभी पिछले 2-3 सालों से, तो आप ये जरूर चेक कर लेना कि वहां पे आंसर कुलम में है या फराडे में है। फराडे में है तब तो डायरेक्ट निकल गया, कुलम में है तो मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें बोल रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। तो सबसे पहले तो सनी ये समझना पड़ेगा कि CaCl2 में हमारे पास आयन है Ca2 प्लस एंड 2Cl माइनस, राइट? यही है ना, यही है ना, ये ऑन किया था ना। तो अब हम Ca2 प्लस का रिडक्शन लिखेंगे, Ca2 प्लस, इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो क्या मिलेगा? Ca, है ना। ये 1 मोल है और ये 2 मोल है, दिस 2 मोल इज इक्वल टू 2 फराडे, है ना, एंड दिस 1 मोल इज इक्वल टू 40 ग्राम। आपको क्या पूछा? आपको 20 ग्राम के लिए पूछा, तो 20 ग्राम के लिए व्हाट फराडे इज रिक्वायर्ड, बोलो। सिंपल मैथमेटिक्स, हाँ, तो 20 ग्राम के लिए कितना होगा? 1 फराडे। आंसर क्या आएगा? 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। मेरे भाई 1 मोल कैल्शियम, उसका मास 40 ग्राम होता है। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40। हाँ, बोलो, खुल के बोलो। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसी के नीचे बता रहा हूं, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल H2O into O2।
तो 1 मोल H2O का सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन लिखेंगे, H2O gives half O2 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। यही होगा ना, यही होगा ना, ठीक है। बताइए मुझे, 2 फराडे है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इक्वल 2 फराडे, लेकिन आपको कूलम में कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू 96500, ये देखो तो 19300 कुछ ऐसा आता है। 19300 पक्का ना, कूलम इजी है ना, सिंपल। कुछ था इसमें। अब इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप करोगे। आप देखो 12 नंबर में टोटल 3 क्वेश्चन है, मैंने एक करवाया, बाकी 2 आप करोगे। 13 नंबर में भी 2 क्वेश्चन था, मैंने एक करवाया, बाकी आप करोगे। 14 में भी सेम 2 था, एक आप करोगे। और अब हम 15 नंबर क्वेश्चन ले लेंगे, 16 होमवर्क दूंगा।